पोलराइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो अगर आपको बेसिक्स उसकी थोड़ी बहुत याद होगी। जी सर। ठीक है, हम उसको दोबारा से अगर डिस्कस करते हैं तो बेसिक का आपको आइडिया तो हो गया था, तो अब इतना मसला नहीं होगा उसमें। तो पोलराइजेशन में हमने बेसिक डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ओरिएंटेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो सिंगल वाइब्रेशन सिंगल ओरिएंटेशन अलाउ होती है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमने ये डिस्कस की थी कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होगी ओनली एप्लीकेबल ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, आपको पता है एमसीक्यूज या डिफरेंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता है कि पोलराइजेशन का इफेक्ट सिर्फ आपके पास ट्रांसवर्स में होगा। और दूसरी बात ये होगी कि आपके पास अ, जो पोलराइजेशन है, बेसिकली पोलराइजेशन एक ऐसा इफेक्ट है जो सिंपल आपके पास मल्टीपल वाइब्रेशन को एक ओरिएंटेशन में सिर्फ कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो बेसिकली पोलराइजेशन हमारे पास वो इफेक्ट है that restrict the vibrations in one orientation, right? तो अब हमारे पास सिंगल वाइब्रेशन मतलब सिंगल ओरिएंटेशन में हमने वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, ये हमारा इफेक्ट है पोलराइजेशन का। ठीक है। और पोलराइजेशन मटेरियल्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं, और अगर हम फर्स्ट मटेरियल यूज कर रहे होंगे तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? पोलराइजर। ठीक है। और अगर हम सेकंड मटेरियल यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास वो टर्म क्या कहलाएगी? एनालाइजर। एनालाइजर। ठीक है। तो ये चीजें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, और अगर एक कोई हम बस उसको रिव्यू करें तो हमारे पास मल्टीपल वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है। और मल्टीपल वाइब्रेशन की लाइट को अगर आपने ट्रैवल करवाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और उसके पाथ में अगर हम पहला मटेरियल रखते हैं जो कि पोलराइजिंग का काम कर रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फर्स्ट मटेरियल आ गया। और फर्स्ट मटेरियल का मतलब कि ये हमारा पोलराइजर है। अब इसमें आपको याद होगा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम लेट सपोज कोई भी एक ओरिएंटेशन अलाउ करते हैं, सपोज हमने हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन अलाउ किया, हॉरिजॉन्टल आपके पास गैप छोड़ा पार्टिकल्स के लिए, तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन इसमें से इजीली पास हो जाएंगी और आपको फाइनल कैसी मिलेगी वे? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन करते हुए। ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये ओरिएंटेशन मिलेगी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और उसके बाद अगर हम लेट सपोज एक और मटेरियल लगा देते हैं इसके आगे, तो एक और मटेरियल लगाने का आपके पास मतलब ये कि हम जो नेक्स्ट मटेरियल यूज करें वो हमारा एनालाइजर है। और लेट सपोज अगर हम इसमें वर्टिकल वाइब्रेशन रखते हैं या कोई भी वाइब्रेशन रखते हैं, वो हमारी चॉइस है। अब लेट सपोज हमने इस पॉइंट पे रखा, तो फाइनली हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, जो चीज़ बीच में दोबारा पूछनी हो, रिवाइज करनी हो, आप बता देना बीच में, ठीक है? वरना हम इसको सिंपल गो थ्रू कर लेंगे। तो फर्स्ट मटेरियल जो होगा हमारा वो एनालाइजर, सॉरी, सेकंड मटेरियल एनालाइजर था, फर्स्ट मटेरियल पोलराइजर। सो पहला मटेरियल हमारे पास यहाँ पे पोलराइजर होगा और सेकंड मटेरियल
एनालाइजर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फर्स्ट मटेरियल और सेकंड मटेरियल। और अब हमें इसमें कोई लाइट फ्रंट पे मिल नहीं रही है, इसका मतलब ये कि कम्प्लीटली हमने लाइट की ओरिएंटेशन को ब्लॉक कर दिया। और एक चीज और आपको याद होगी कि जब लाइट फर्स्ट टाइम पोलराइजिंग मटेरियल से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाती है? हाफ। हाफ हो जाती है। ठीक है, और अगर सेकंड से हमें फाइंड आउट करना हो तो सेकंड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? मैलूज लॉ यूज करते हैं अगर किसी बिल्कुल। से वो। तो इंटेंसिटी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। और जब दूसरे से पास होगी तो सेकंड के लिए जब आपके पास इंटेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी होगी, फाइंड आउट ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए हमें याद है कि हमने मैलूस लॉ डिस्कस किया था, तो हम मैलूस लॉ यूज करेंगे। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हॉरिजॉन्टली वो पास हो रहा हो तो बिल्कुल। फिर डिक्रीज होगी हाफ या वो सेम ही रहेगा जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था। अगर आपने फर्स्ट इंसिडेंट किया और फर्स्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल था और सेकंड भी आपके पास हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, तो अब आपके पास लेट सपोज फर्स्ट हॉरिजॉन्टल था और सेकंड भी हॉरिजॉन्टल लेट सपोज आप रखते हो। तो अभी हम जब मैलूस लॉ में फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उसमें फॉर्मूला क्या लिखते हैं? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस थीटा का मतलब ये हुआ कि आई जो है हमारे पास वो इंटेंसिटी होगी ट्रांसमिटेड लाइट की। ठीक है, और जो आई नॉट होगा वो वो ओरिजिनल इंसिडेंट होगी। हो। ठीक है, जो इंसिडेंट हमारे फर्स्ट टाइम थी। अब आपके पास देखो, आपके पास जब हमने एंगल लिखा था इसमें आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ही ये है कि जब आपके पास एंगल का चेंज होगा, आपको क्वेश्चन याद होगा हमने पहले उसमें एंगल रखा हुआ था 20। उन्होंने पूछा था कि नेक्स्ट कौन सा शॉर्ट एंगल होगा कि जिसपे आपको यही इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप एंगल चेंज करते हो और लेट सपोज आपने पहला हॉरिजॉन्टल रखा दूसरा भी हॉरिजॉन्टल था, तो इसका मतलब है कि आपके पास तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो जब एंगल में चेंज नहीं आया तो आपके पास इंटेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपके पास इसमें सिनेरियो, क्योंकि एंगल का रेफरेंस ही उसने दिया, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ता है कि पहले ओरिएंटेशन क्या थी, बाद में कितना चेंज आया। पहले हॉरिजॉन्टल थी, बाद में वर्टिकल हुई, आपको पता है कि कितना चेंज आया? 90 डिग्री। ठीक है, तो जब आपके पास 90 डिग्री का चेंज आता है ना, तो आपको एक चीज पता होगी कि कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होती है। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस की वैल्यू मिनिमम कब होती है? 90। सही, बिल्कुल। क्योंकि कॉस और साइन में ये है कि उनका आपके पास जो स्केल होता है, या आप उसको कह लो कि जो उनकी वेरिएशन होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, उनकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, तो जो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा मिनिमम, वो आएगा 90 डिग्री पे। तो आपको पता है जब इनिशियल एंगल 0 था उसके बाद आपने उसको परपेंडिकुलर चेंज कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल से आप वर्टिकल ले गए, तो ऑटोमेटिक आपको वो डायग्राम में भी क्लियर दिख रहा है और फॉर्मूला से भी आपको पता चल रहा है कॉस 90 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम वाली वही आपका वाला क्वेश्चन है कि अगर हॉरिजॉन्टल इनिशियल थी पोलराइजर में, एनालाइजर में भी हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो फिर कितना चेंज आएगा? तो वो आपके पास क्या हो जाएगी बात कि कॉस का एंगल चेंज ही नहीं हुआ, तो कॉस 0 पर है, तो इसका मतलब वो आपको वही वैल्यू दे देगा दोबारा से जो आपके पास आई नॉट की वैल्यू थी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?
जी और सर, इट मीन इंटेंसिटी वापस डिक्रीज नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसको एंगल में रख के देखते हो तो आपकी कैलकुलेशन वाइज भी आपको एक क्लियर हो जाएगा कि अगर हम सिर्फ मैक्सिमम की बात करें तो मैक्स का मतलब ये हुआ आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर जीरो। अब कॉस जीरो वन होता है, अब वो स्क्वायर हो कुछ भी हो वो वन ही आएगा। तो आपकी इंटेंसिटी तो ओरिजिनल इंटेंसिटी के सेम ही रहेगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम हाफ हो चुकी है ये वही वैल्यू आपको दोबारा दे देगा। ठीक है, ये सिर्फ मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम पे आप इसको अप्लाई कर दो तो वो जीरो हो जाएगा, सिंपल। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जी और मैं लास्ट वाले भी आपको नोट्स सेंड कर दूंगा दोबारा से। ठीक है, क्योंकि ये आप कर चुके हो तो इस पे हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। और इंटेंसिटी का आपको यूनिट भी याद होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर था। ठीक है, और इसका हमने क्वेश्चन भी देखा था, आगे भी हम देखेंगे, पहले इसको हम कंप्लीट कर ले ताकि हमारे पास इतना कंटेंट हो कि हम एक ही बार इसको इजीली पेपर सॉल्व कर सकें, वरना एक एक क्वेश्चन पे रुक के फिर हमें टॉपिक दोबारा डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास ये चीज़ क्योंकि आपको क्लियर है, मैं आपको लास्ट वाले नोट्स भी दोबारा शेयर कर दूंगा, तो अब इसमें इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको डॉपलर इफेक्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है बस इस चैप्टर में कि उसके बाद आपके पास वेव्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है और क्लास के बाद मैं आपको जो है ना वो सिलेबस का पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा कि जो जो टॉपिक्स आपके पास इंक्लूड थे आप उनको एक बार गो थ्रू करना। कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि वो आपने रिवाइज दोबारा से करना है तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले वो रिवाइज कर लेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब हम डॉपलर्स इफेक्ट पे आते हैं वापस। ये डॉपलर इफेक्ट है बहुत इजी, लेकिन क्वेश्चन उसके भी आपको मिल जाते हैं इजीली 3-4 मार्क के लिए। और इसमें अगर हम डॉपलर की बात करें, अच्छा डॉपलर इफेक्ट का बहुत सिंपल सा यहाँ पे सिनेरियो है कि अगर आप इसको पहले साउंड पे अप्लाई करो, क्योंकि साउंड को हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं। अब लेट सपोज आपने देखा होगा कि जब कोई एम्बुलेंस, अगर आप कार में हो, एम्बुलेंस कोई मतलब आपको अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो उस वक्त आपने साउंड को ऑब्जर्व किया होगा, और जब वो आपको अप्रोच करके आपसे जो है वो आगे मूव करना शुरू कर दे, लीड करना शुरू कर दे, तो तब भी आपने साउंड को ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है। अच्छा, दोनों सिनेरियोज में अगर आप जर्नली एक बात बताओ तो आपको कब साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा फील होती है, जब वो क्लोज आ रही है या जब दूर जा रही है? जब क्लोज आ रही। जब क्लोज आ रही है। ठीक है, अब इसी चीज को बस हमने साइंटिफिक में करना है। ठीक है, डेली लाइफ की एग्जांपल, और यही हमने स्पेस फिजिक्स में भी किया था। तो हम सबसे पहले अगर डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट को आप डिफाइन इस तरह से करते हो। बेसिकली इस इफेक्ट में हम कर ये रहे हैं, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हालांकि एम्बुलेंस का सायरन वही है, लेकिन वो मूवमेंट की वजह से, जिस तरह हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि हर मोशन जो है वो रिलेटिव होती है, डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशन पे। सो द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब चेंज क्यों आ रहा है? रिलेटिव मोशन की वजह से, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होगा किस पे? एक अब एम्बुलेंस थी, वो सोर्स है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, आप लिसनर हो या ऑब्जर्वर हो। ठीक है, मोशन बिटवीन अ सोर्स, सोर्स ऑफ साउंड। क्योंकि लाइट के बारे में हम स्पेस में पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां पर लाइट के साथ डिस्टेंसेस नोट करते हैं, क्योंकि स्पेस में साउंड तो होता नहीं है। तो वहां पर हम लाइट के साथ ये इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर हमने साउंड के साथ करना है। एंड एन ऑब्जर्वर।
इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसे डॉपलर शिफ्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट और डॉपलर इफेक्ट तो एक ही बात है। शिफ्ट का मतलब भी आपको पता है कि यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है बॉडी की चेंज होने की वजह से, तो इस वजह से हम इसे शिफ्ट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम एक सोर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये हमारा सोर्स है। और ये अपने सराउंडिंग में साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ये इसके सराउंडिंग में साउंड आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, आप इसकी वेवलेंथ देखो, हर तरफ से आपको सेम मिलेगी, क्योंकि वो सेंटर में अभी स्टेशनरी है, तो हर जगह पे आपको वेवलेंथ उसकी कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास बिल्कुल स्टेशनरी सोर्स है भी। अब लेट सपोज आप किसी भी एक तरफ इसकी डायरेक्शन कंसिडर कर लो कि किसी भी एक तरफ मूव कर रहा है, और लेट सपोज एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और एक ऑब्जर्वर हम राइट पे रखते हैं। हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। हम एक ही डायग्राम में जो है वो दोनों इफेक्ट डिस्कस कर लेंगे, बजाय इसके कि हम दो दो डायग्राम्स बार बार बनाएं। अब लेट सपोज ये एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो आपके पास ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। आपकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास देखो क्या हो रहा है कि जिस साइड पर ये मूव कर रहा था उस साइड पे वेवलेंथ क्या होते जा रहे हैं। तो ये अगर आप ऑब्जर्वर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हो, और यहाँ पर ऑब्जर्वर 1 था जो अपनी पोजीशन में खड़ा है अभी तक, तो अब आप ये बताओ कि ऑब्जर्वर 2 की तरफ वेवलेंथ आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही है या ऑब्जर्वर 1 की तरफ वेवलेंथ कहाँ ऑब्जर्व डिक्रीज। हम्म। ऑब्जर्वर टू की तरफ। ऑब्जर्वर 2 की तरफ, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 2 की तरफ हम ये कहेंगे कि वेवलेंथ जो है वो साउंड का डिक्रीज हो गया। और अगर वो पूछे फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट हुआ, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। दोनों हमारे पास इन्वर्सली होते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। आप उसमें से एक भी चीज को वहां लेकर जाओगे तो दोनों इन्वर्सली हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो फॉर्मूला के रेफरेंस से भी आप देखो दोनों इन्वर्सली है। और अगर आप वैसे भी जर्नली देखो तो आपको आइडिया हो रहा है कि नंबर ऑफ वेव्स आपके पास सिंगल टाइम में इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ आपके पास जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। और इसी को आप जो है वो दूसरे के साथ कंपेयर करो, तो अब आप देखो लेफ्ट साइड के लिए वेवलेंथ इंक्रीज हो गया और फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया सिंगल सिंपल सा इफेक्ट। यही हमने डिस्कस किया था गैलेक्सीज के बारे में, ठीक है। जब आपसे वो दूर मूव कर रही होंगी, अब आप ऑब्जर्वर 1 को समझ लो वो अर्थ प्लेनेट है और कोई भी गैलेक्सी दूर मूव कर रही है, तो आपके पास वेवलेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है। और वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब है कि वो रेड कलर में आएगा, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ग्रेटर होता है, ठीक है। तो वो रेड शिफ्ट कहलाता है इसीलिए, ठीक है। तो जब आपके पास वो अवे मूव कर रहा है तो पहली वाली कंडीशन है हमारे पास अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो इस वाले ऑब्जर्वर से वो अवे जा रहा है। और सेकंड वाले ऑब्जर्वर के वो क्लोज आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसका चाहिए बस एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमें चाहिए, उसमें हमने ये याद रखना है कि कब हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, कब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी सारी चीजें तो आपको कॉन्सेप्चुअल समझ आ गई, ठीक है। आप फॉर्मूला लिखोगे, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस वी ओवर वी प्लस माइनस वी एस।
अब हमने इसमें देखने कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं इसमें से वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेट सपोज अगर आप एफ नॉट की बात करो तो आपको पता है वो एफ ओ बेसिकली आप उसे कंसिडर करो तो ये होगी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन की है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव है। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई। और एफ एस का मतलब एस यहाँ पे हम सोर्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो सोर्स की एक ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि जब वो स्टेबल था हमने इनिशियल देखा तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एस थी, ठीक है। अब ये जो दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपने लिए अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये ऑब्जर्वर अपने लिए अलग ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। अब बाकी रह गया वी और वी एस क्या है। वी रिप्रेजेंट करेगा वेव को। अब आपके पास अगर साउंड की बात करें तो साउंड की स्पीड क्या होगी। अच्छा, अगर आप साउंड की बात करते हो तो साउंड की स्पीड हम नॉर्मल कंडीशन में 340 कंसिडर करते हैं, ठीक है, आइडियल कंडीशन में 340 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसको लाइट कंसिडर कर ले तो लाइट में आपके पास 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो सोर्स वेलोसिटी का मतलब है कि वो किस स्पीड से मूव कर रही थी एम्बुलेंस। और वेव वेलोसिटी का मतलब है कि आप अगर साउंड यूज कर रहे हो तो आप साउंड की वैल्यू लिखोगे, और लाइट यूज कर रहे हो तो आप लाइट की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बस इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि प्लस कहाँ यूज करना है, माइनस कहाँ यूज करना है, ठीक है। अच्छा, जर्नल आइडिया से बता सकते हो कि प्लस कब लगेगा माइनस कब लगेगा। जब टूवर्ड्स जा रहे हो तो प्लस लगेगा। जब टूवर्ड्स जा रहे हो तो प्लस लगेगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें आप ऐसे याद रखना कि आप फाइंड कर रहे हो एफ नॉट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम इंक्रीज कर दें तो डिनोमिनेटर और एफ नॉट दोनों इनवर्सली हैं। अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों इनवर्सली हैं, ठीक है। तो अगर ऐड किया वी और वी एस को तो डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और वो इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है फाइनल रिजल्ट आपके पास शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐड हो रही होगी इसका मतलब है आप अवे जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो बस ये एक छोटी सी चीज है इसमें, इसको आप किसी भी रेफरेंस से याद करना चाहो कर सकते हो। सिंपल सा रेफरेंस इसका ये है कि आप इसको इनवर्स रिलेशन से याद रखो कि अगर दोनों ऐड होते हैं तो इसका मतलब ये कि एफ नॉट आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर आपके पास अगर आपके पास सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, मत सॉरी, नीचे जो स्पीड है हम उन्हें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर टुवर्ड्स जी जा सर। रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। और दूसरा इसके आप ऑपोजिट कर लोगे। सोर्स इज मूविंग अवे, तो इसका मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर में वैल्यूज को ऐड करा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। ठीक है। तो बेसिकली ये प्योरली डिपेंड कर रहा है आपकी मूवमेंट पे कि आपकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। तो मूवमेंट क्लियर होगी
क्योंकि अभी तो हम सिंगल सिंगल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इजी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पता है वो जब पूरी सिचुएशन होती है तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत फिर हम कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना इंटेंसिटी में, डॉपलर्स इफेक्ट में, कुछ भी? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास बेसिकली अगर आप बात करो तो फर्स्ट वेव चैप्टर में यही सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखने में बहुत आसान लग रहे होंगे क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये जल्दी हो गया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसके क्वेश्चंस इतने सिंपल नहीं होते जितना ये दिखने में लग रहा है हमें। टॉपिक सिंपल है, तो उसमें ये होगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे जब, तो उसमें आपको डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलेगी, तो फिर हमें समझ आएगा कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। ठीक है।